हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 8 की शुरुआत में लेन आगे बढ़ता है और निशिंगवा को एक हाथ से कैच कर लेता है। ये बेचारा खुद जमीन पर गिर गया था लेकिन उसे आज भी नहीं आने देता, लेकिन ये फिर भी काफी ऊंचाई से गिरी थी। निशिंगवा को कोई सीरियस डैमेज तो नहीं हुआ था लेकिन ये बेहोश हो चुकी थी और वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाने लगता है और उसकी पूरी केयर करता है। साथ ही साथ ये डॉक्टर से भी कनेक्टेड था। ये टाइम पर उसे फर्स्ट एड भी देता है, जिसके तुरंत बाद ही ये वॉमिट करने लगती है। ये वॉमिट तो करती है लेकिन सीधे लिन के ऊपर ही कर देती है। इस बात से लिन को जरा भी बुरा नहीं लगता। लिन का डॉक्टर फ्रेंड भी आ जाता है और वो भी उसे चेक करने लगता है। कहता है कि कुछ सीरियस बात तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। फ्रेंड नोटिस करता है कि लिन निशिंगवा के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करता है कि इसने तो उसके ऊपर वॉमिट कर दिया लेकिन इसे चिंता थी तो सिर्फ निशिंगवा की ही। लिन सच में निशिंगवा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब रात में जब निशिंगवा को होश आती है तो वो अपने पास लिन को बैठे हुए देखती है। लिन उठता है और प्यार से आकर उसे पानी भी पिलाने लगता है। इतना प्यार से केयर करने के बाद फिर उसे डांटता भी है कि ये क्या केयरलेस थी, ये क्या बंदरों वाले काम कर रही थी, तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं है। और ये बात वो निशिंगवा से बहुत गुस्से में करने लगता है। ये जो बीमार थी और अभी अभी होश में आई थी, उसकी डांट सुनकर तो उसका रोना ही निकल जाता है। रोते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी फ्रेंड की वजह से ही हुआ, उसी ने चिल्लाकर मेरा ध्यान भटका दिया था और अगर वो तुम्हारे साथ ना होती तो आज मैं इस तरह से हॉस्पिटल में ना होती। अब बस एक्सीडेंट के बाद इस बेचारी में जैसे हिम्मत ही आ गई थी। अब ये अपना अगला पिछला सारा गुस्सा लिन पर निकाल देती है और लिन से पूछती है कि क्या तुम्हारी मेरे डैड के साथ कोई दुश्मनी चल रही है, क्या हम दोनों की फैमिलीज आपस में एनिमीज हैं, जो तुम सारा बदला मुझसे ले रहे हो, तुम मुझसे ओवर टाइम कराते हो और मुझे छोटी छोटी बातों पर सजा देते हो और तो और इतनी सारी इन्वेंट्री का काम भी करवाया जैसे मुझे बहुत सारी चोटें भी लगी। क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था। तो ये उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारे डैड और मेरी फैमिली बहुत अच्छे टर्म्स पर है और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो जो हर्ट होती हो और दूसरा कोई नहीं है जो हर्ट हो सकता है। अब ये बात उसने बहुत डीप की थी और इसकी इस बात पर निशिंगवा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी किस बात पर ये मुझसे हर्ट हो गया है। अब लिन को इसी के साथ अपना एक्सीडेंट भी याद आने लगता है और वो एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और जब वो होश में आया था तो उसका लेफ्ट हैंड आम इंसान के लिए तो ठीक काम कर रहा था लेकिन एज अ डॉक्टर उसका पैशन, उसका करियर उसे छीन चुका था और ये उसका वो पॉइंट था जो उसके लाइफ का अब तक का लोवेस्ट पॉइंट था। और तब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस लड़के के लिए वो इतने जोश से उससे खुशी खुशी मिलने के लिए जा रहा था, आखिर एक बार तो वो उसे देखने के लिए आएगी। लेकिन निशिंगवा ऐसे अनजान हुई थी कि उसने एक बार मुड़कर भी उसे देखने के लिए नहीं आई और इतने सालों में उसने आज तक इसकी कोई खबर भी नहीं ली थी। और यही बात लिन को बहुत ज्यादा हर्ट कर गई थी, ना हर्ट की इससे ज्यादा हर्ट वो अपने उस एक्सीडेंट से भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग निशिंगवा की फ्रेंड आती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हें कल डॉक्टर लिन को देखना था, पहली बार उनके अंदर का डॉक्टर जाग उठा था और तो और उन्होंने एक हीरो की तरह आगे बढ़कर तुम्हें बचा लिया था। तुम्हें पता है उनके लेफ्ट हैंड में एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी हुई थी और अब तो और भी हालत खराब हो गई होगी। और वो सब बताने लगती है कि उन्होंने किस तरह तुम्हें फर्स्ट एड दी थी और तुम्हारी केयर भी की थी और तुम्हारे लिए उन्होंने अपने उस फ्रेंड को भी बहुत बुरी तरीके से डांटा था और तो और इतना ही नहीं, तुमने उनके ऊपर वॉमिट भी कर दी थी और उन्होंने जरा भी हेजिटेट नहीं किया। अब ये सुनने के बाद तो निशिंगवा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। उसे लगने लगता है कि रियल विलन तो वो खुद थी क्योंकि लिन तो इसका सारा टाइम केयर ही करता रहा और इतना ही नहीं, लिन ने इसके लिए लंच बॉक्स भी प्रिपेयर किया था। अब ये सब देख के और सुन के वो काफी शर्मिंदा होती है। वो उसका दिया वो लंच तो खा लेती है। उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद वो लिन के बारे में ही सोचने लगती है और उसे याद भी आता है कि कैसे वो हॉस्पिटल लेकर आया था उसके लिए और उसने कैसे उसके ऊपर वॉमिट कर दी थी। अपने लेफ्ट हैंड में पेन होते हुए भी उसने उसे बचा लिया था गिरने से और यही सब कुछ सोचने लगती है और उसे मैसेज करने का सोचती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि कल रात उसने उसे बहुत कुछ सुना दिया था। लिन के हाथ में पेन हो रहा होता है, वो अपने हाथों पर मेडिसिन खुद ही लगा रहा होता है। एक्सीडेंट के बाद से बेचारे के हाथ में बहुत ज्यादा पेन हुआ करता था। निशिंगवा काफी शर्मिंदा होती है और हिम्मत करके उसे मैसेज करती है कि कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब ये मैसेज करने के साथ ही वो सीधा सो जाती है। ये तो याद सो जाती है लेकिन लिन उसे मैसेज करता है कि मैं जल्दी तुम्हें देखने के लिए आ रहा हूँ। मैसेज करने के बाद लिन उसके रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। निशिंगवा का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो ये फौरन से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है देखने के लिए। और यहाँ निशिंगवा जैसे ही सोकर उठती है, जैसे ही वो अपना फोन चेक करती है तो वो लिन का मैसेज देख लेती है। मैसेज देखते ही वो शॉक्ड रह जाती है। वो उठ के खुद का हुलिया ठीक करती, इससे पहले ही लिन उसके कमरे में आ चुका था। लिन इसे कहने लगता है कि हमारे बीच का रिलेशनशिप काफी खराब रह चुका है लेकिन अब मैं हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत कुछ है जो तुम भूल जाओ और काफी कुछ तो तुम भूल भी चुकी हो और जो बुरा बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया था, मैं हर चीज क्लियर करना चाहता हूँ। क्यों ना अब हम दोनों एक नई शुरुआत करें दोस्ती का। और ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों का रोना बहुत बुरा लगता है। मतलब इनडायरेक्टली वो निशिंगवा की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। इतने में डॉक्टर आकर कहता है कि तुम्हारा सीटी स्कैन
इन्फेक्शन भी होगा और जब रिपोर्ट्स आएंगे उसके थोड़े दिनों बाद तक भी तुम्हें यहीं पर रखा जाएगा। हम तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली ये डॉक्टर लिन का काफी अच्छा फ्रेंड था। वो लिन से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, जाओ अपने क्रश के पास और अच्छे से बातें करो, टाइम स्पेंड करो, इसकी टेक केयर करो और इसका दिल जीत लो। लेकिन ये सब कुछ करने में लिन बहुत ही ज्यादा शर्मिला था। ये यहाँ पर आता तो था, बार बार आता था इसे देखने के लिए, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर स्पेशली इसके लिए खाना भी लेकर आता था। लेकिन कहता था कि तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ला रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी लेकर आऊं। और साथ ही साथ ये भी झूठ बोल देता है कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सर्जिकल चीजों में मुझसे गाइडलाइंस लेना चाहते हैं और वैसे भी आजकल मैं अपने एनुअल लीव पर हूँ, तो यहीं पर मेरा टाइम स्पेंड भी हो रहा है उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके। और कुछ डॉक्टर्स जो घंटों घंटों इसी के कमरे में बैठे रहते और कोई ना कोई आता था और लिन से गाइडलाइंस लेकर जाता था। देखा जाए तो लिन सच में बहुत ही ब्रिलियंट और जीनियस डॉक्टर था और इस बात का अंदाजा तो निशिंगा को भी हो चुका था। और वो ये भी नोटिस करती है कि ये डॉक्टर था तो तब कितना खुश था, डॉक्टर का काम करते हुए इसे कितनी खुशी मिलती। वो खुशी कभी ऑफिस में नजर नहीं आई थी। वेल अब ये सब लोग लंच के लिए जा रहे होते हैं तो लिन का डॉक्टर फ्रेंड निशिंगा से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ लंच करने के लिए चलोगी। निशिंगा तो ये सुनकर शॉक्ड होकर लिन की तरफ ही देखने लगती है, बट उसके फ्रेंड के बार बार पूछने की वजह से ये हाँ कर देती है। अब ये हॉस्पिटल स्टाफ के कैंटीन में आकर खाने तो लगती है इनके साथ, बट इसके मन में ऐसा होता है कि यहाँ सब लोग डॉक्टर्स है और मैं एक पेशेंट डॉक्टर के साथ मिलकर खा रही हूँ, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही फील हो रहा होता है। यही सारी बातें अपनी फ्रेंड इंजी को आकर बताती है। इंजी को तो यही लगता है कि कहीं बॉस तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स तो डेवलप नहीं कर चुके, लेकिन इन सब बातों पर निशिंगा तो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात का उल्टा ही मतलब निकाल दिया करती थी। अब थोड़ी देर बाद वो बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रही होती है। लिन इसके पास आता है, अपना गेम का लेवल भी कंप्लीट करने में इतना बिजी थी। लिन उससे बात करने के लिए आता है तो उसे वेट करने के लिए बोलती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उठकर वहाँ से चला गया। अब ये उसे मैसेज करके सॉरी करने लगती है और कहती है कि मैं तो अपने ब्रेन की थोड़ी एक्सरसाइज करवा रही थी। अब नेक्स्ट डे लिन इसके लिए कुछ फाइल्स लेकर आता है और कहता है कि अगर ब्रेन की एक्सरसाइज करानी है तो इसके थ्रू करवाओ, फिर जो तुम्हारे ब्रेन का जो हिस्सा काम करेगा वो इसे एक्टिव कर देगा। लेकिन इस तरह की वीडियो गेम खेल कर तुम अपने ब्रेन को थका रही हो एक एक्सीडेंट के बाद। बिलीव मी, मैं एक न्यूरो सर्जन रहा हूँ और मुझे सब कुछ पता है। और फिर इसके बाद उसे फाइल्स देखकर उसे काम पर लगा देता है और ये उससे उसका फोन लेकर खुद ही उसके गेम का लेवल कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता है। इस गेम को वो आसानी से क्लियर कर तो सकता था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसके एक हाथ की ग्रिप अच्छे से काम नहीं कर रही थी। खुद के हाथ की ये हालत देखकर उसे बार बार बहुत ज्यादा अफसोस होता था। अब लिन को इस तरह से देखकर इस बात को निशिंगा ने भी ये नोटिस कर लिया था कि लिन अपने लेफ्ट हैंड की वीकनेस की वजह से वो इस गेम को क्लियर नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली इस गेम को इस तरह से खेला जाता था कि इसमें दोनों हाथों की अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो, और तो उसने उसकी वीकनेस तो फील कर ली थी। कहीं लिन खुद को डाउन फील ना करे, इसलिए उसे बोलने लगती है, क्या ये गेम आपसे भी क्लियर नहीं हुई? मुझसे भी नहीं हो रही थी, शायद ये लेवल वाकई बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ी देर बाद निशिंगा उसके डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है कि इसको अपना कैरियर छोड़ना पड़ा उस एक्सीडेंट के बाद से, तो आप लोग बार बार आकर उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं कि इस वजह से उसे और भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो डॉक्टर फ्रैंक उसे कहने लगता है कि डॉक्टर ही ये उसका फैशन था, बेस्ट सर्जन बनना उसका क्रेज था और वो इन सब से कभी मूव ऑन हो ही नहीं सकता। उसे कोई याद कराए ना कराए डॉक्टर ही उसके रगों में दौड़ता है। और सच में जब वो हॉस्पिटल में अपनी छुट्टियां गुजार रहा था तो इस बात पर निशिंगा ने भी नोटिस की थी और फील की थी वो तो एक अमेजिंग डॉक्टर है। न सिर्फ एक सर्जन अच्छा था बल्कि वो डायग्नोसिस में भी बहुत अच्छा था। वो जिस तरह से बीमारी को पहचान लेता था और किसी में ऐसी दूर की नजर नहीं थी। अब वो उसे चेयर अप करने के लिए कहने लगती है कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो भी काम आपने मुझे दिया था उसे मैंने हॉस्पिटल के बेड पर भी कंप्लीट कर दिया है। अब आकर वही फाइल उसे सबमिट कराती है और उसे कहने लगती है कि इसके बदले तुम मुझे थैंक्स मत कहना, बल्कि तुम मुझे इस लेवल को क्लियर करके दिखाओ। वो चाहती थी कि इसके हैंड्स की एक्सरसाइज होती रहे इसी गेम के थ्रू, ताकि इसके हैंड की कोऑर्डिनेशन बढ़ सके। अब वो उसे खेलते हुए देख रही थी और ऐसे प्रिटेंड करती है कि ये तो सच में बहुत मुश्किल लेवल है और मुझसे तो 2 दिन से क्लियर नहीं हो पा रहा था ये। उसके बिहेवियर को देखकर अब ये इसी बीच उसे कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम्हारे डिस्चार्ज होने का समय हो चुका है, अब उसे वापस अपनी रूटीन लाइफ में जाना होगा। ये सुनकर वो सैड तो होती है, फिर सोचती है कि वीकेंड है तो पहले मॉम से जाकर मिलाती हूँ। अब आगे वो फोन पर मॉम से बात करती है और उनसे झूठ कहती है कि मेरे पैर पर मोच आ गई थी, मैं हल्का सीढ़ियों से गिर गई थी। उसने यही डिसीजन लिया था कि वो ट्रेन से जाएगी और उसके बाद कैब पकड़ लेगी, फिर मॉम के पास पहुंचेगी। लेकिन इसके पीछे खड़े होकर लिन ये सब कुछ सुन लेता है तो वो इसे कहने लगता है कि मैं भी वुक्शी ही जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जिसके बाद ये दोनों साथ में ड्राइव करते जा रहे होते, बारिश हो रही होती है। निशिंगा कहती है आप मुझे पास में ही ड्रॉप कर दे, लेकिन अपने फोन में वो उसके सामने ही पासवर्ड एंटर करता है। उसे कहने लगता है कि तुम जीपीएस में अपना एड्रेस डाल दो। अब देखा जाए तो बारिश भी जोर
कमजोर की हो रही थी। तो वो कहने लगता है कि जब भी बारिश होती है तो उस एक्सीडेंट की वजह से मेरी आई साइट पर कुछ फर्क पड़ जाता है, इसलिए मुझे ग्लासेस यूज करने पड़ते हैं ड्राइव के टाइम, क्योंकि वो एक्सीडेंट सच में बहुत ही डेंजरस था। अब इसकी ये बात सुनकर निशिंगवा को लगता है कि ये उसकी हिम्मत बढ़ाए और वो अपनी पुरानी बातें भूल जाए। वो उससे कहने लगते हैं कि आप सिर्फ डॉक्टर ही अच्छे नहीं थे, बल्कि आप एक बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी है। अब ये सुनते ही लिन उसे थैंक्स कहने लगता है। थैंक्स सुनकर वो कहने लगती है कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि तुम ही तो मेरी फ्यूचर बॉस भी होने वाली हो अब यहाँ पर, क्योंकि निशिंगवा के डैड इस कंपनी के आधे मालिक थे। जिसके बाद लिन निशिंगवा को उसके घर के बाहर तक ड्रॉप कर देता है। अब जाते जाते ये इसे थैंक्स भी करती है और कहती है कि सेफली ड्राइव भी करना। ये भी हाँ कह देता है। वीकेंड के बाद ये भी ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी। ऑफिस में उसे देखकर हर कोई बहुत खुश था और हर कोई इंजे से ही कहता है कि निशिंगवा गिरी है, इसके पीछे तुम्हारी ही गलती है। अब आगे से कभी अपने रूम की कीज मत भूल जाना। और सब लोग ये भी कहने लगते हैं कि मिस्टर लिन ह्यूसन को तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। हम सब तो तुम्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए आना चाहते थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए ज्यादा हॉस्पिटल में भीड़ ना डाले। अभी लिन एक मीटिंग करता है, जिसके बाद वो अपने सारे डिपार्टमेंट से कहने लगता है कि क्या आप सब लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई कर्स है, कोई बैड लक है जो साथ साथ चल रही है। पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद देखो इस पगली लड़की ने बिल्डिंग से ही छलांग मार दी। जिसके बाद वो कहता है कि इस कर्स को वाइप आउट करने के लिए क्यों ना हम लोग एक डिनर अरेंज करें। डिनर का सुनते ही हर कोई खुश हो गया था। फिर वो कहता है कि डिनर के लिए बिल मैं और निशिंगवा पे करेंगे, क्योंकि हम दोनों को ही तो अपनी कर्स रिमूव करनी है। अब एंजे तो ये इसका सुनकर परेशान हो जाती है। वो निशिंगवा से कहती है कि तुम्हें तो इस तरह से बिल्डिंग से जंप करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया, तुम ऐसा करना कि डिनर के रात तुम अपना वॉलेट ही भूल जाना। लेकिन निशिंगवा को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पूरा एक हफ्ता और ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सुनकर एंजे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, वो कोई महंगी जगह अरेंज नहीं करेंगे, देखना बहुत सस्ती सी जगह होगी, लेकिन वो रेस्टोरेंट तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई होता है। अब ये देखकर तो एंजे को लग रहा था कि मेरा पूरा अंदाजा गलत निकला। जिसके बाद ये सब लोग इकट्ठा होते और जो मेन्यू था वो तो और भी ज्यादा कॉस्टली था। ये तो सोचती है कि पता नहीं बिल कितना ज्यादा हो गया होगा। फिर एंजे कहती है कि फिक्र मत करो, हमारे बॉस लिन ह्यूसन का तो इतना बड़ा दिल है, देखना वो तो तुम्हें पे करने के लिए बोलेंगे ही नहीं और सारा बिल खुद ही पे कर देंगे। बट ऑफ कोर्स इसकी प्रेडिक्शन उल्टा ही होना था। लिन ने निशिंगवा को बाहर बुलाया था। अब ये उसे अपनी क्यूट सी शक्ल दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं तो अपना वॉलेट ही भूल गया, आई एम सॉरी। और अब ये सारा का सारा बिल निशिंगवा को ही भरना पड़ता है। फिर वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, इन सबको तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं बॉस की बेटी हूँ, और वैसे भी तुमने मेरे हॉस्पिटल के बिल पे किए थे, तो अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका। लेकिन इतने महंगे खाने का अकेला बिल पे करने के बाद भी बेचारी का खाना तो गले में ही अटक चुका था। और यहाँ हर कोई तारीफ किसकी कर रहा था? लिन की, उनके बॉस की, कि आपने कितना अच्छा खाना खिलाया, कि आपका कितना बड़ा दिल है। सब सुनकर निशिंगवा को देखकर लिन स्माइल करने लगता है, सबको ड्रॉप करता है। लेकिन यहाँ पर निशिंगवा मुड़कर इसके पास आती है, कहती है हम दोनों नई शुरुआत तो कर रहे और कर्ज को भी रिमूव कर लिया, क्या मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सब खत्म हो चुकी होंगी? और वो भी स्माइल करते हुए आगे से कहता है, वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बट तुम थोड़ी केयर फ्री हो। अब जाते हुए ये उसकी केयर फ्री वाली बातें ही सोचने लगती है। दूसरी तरफ हमें ज़ुआंगशु को दिखाते हैं। उसकी बैंक पे एक नई एम्प्लॉय आई थी, उसका नाम क्रिस था और वो भी उसी की तरह बहुत ही टैलेंटेड और एलोक्वेंट थी। लेकिन उसकी ज़ुआंगशु के साथ पहली ही मुलाकात में क्रिस को अंदाजा हो जाता है कि इन दोनों के आपस में ज्यादा बनने वाली नहीं है, क्योंकि ज़ुआंगशु एक दोहरा इंसान है। वो उसके सामने तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद अकेले में जाकर वो बॉस के कान भरता है यह मेरे खिलाफ। ज़ुआंगशु और टाइम करता है और रात में उसे उसके एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहता है कि 2 जनवरी को मेरी शादी है और तुम्हें जरूर आना है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, और पता है ना अपने वादे के मुताबिक तुम्हें मेरा बेस्ट मैन भी बनना है। और बस इसी बात पर ज़ुआंगशु को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। हॉस्टल में सारे फ्रेंड्स थे जब वो फेयरवेल पार्टी कर रहे थे और सब यही कह रहे थे कि जब भी किसी की शादी होगी तो हमें सबको इनवाइट करना है। और इसके साथ ही ज़ुआंगशु ने सबको ये भी बोला था कि मैं तुम सबका बेस्ट मैन बन सकता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तुम सबके बाद शादी करने वाला हूँ। सब हैरान थे कि इन सब में सबसे ज्यादा हैंडसम होने के बावजूद वो अभी तक सिंगल क्यों है। अब वो मन ही मन में सोचने लगता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ और शायद आगे कुछ और साल भी ऐसे ही रहूं। किसी ने जब मुझे प्रपोज किया था तब मैं उस कंडीशन में नहीं था कि शायद तब मैं उसके काबिल ही नहीं था उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता। तो इसका यही मतलब है कि वो आज तक सिंगल इसीलिए था कि वो भी निशिंगवा को लाइक करता था, खुद को उसके काबिल नहीं समझता था। दूसरी तरफ लिन बार बार निशिंगवा को ओवर टाइम के लिए रोक के रखता था और तो और वो खुद भी ओवर टाइम किया करता था।
तो अब ये उससे पूछने लगती है कि हिसाब किताब तो बराबर हो चुका है, तो तुम मुझे ही क्यों रोकते हो ओवर टाइम के लिए। कहने लगता है कि तुम बॉस की बेटी जो हो, आधा प्रॉफिट तुम्हारे ही जेब में जाने वाला है, तुम्हारे अपने घर की कंपनी है, ज्यादा काम करोगी तो अच्छा लगेगा। देन वो उसे एक क्रीम देता है और कहने लगता है कि इससे तुम्हारे स्कार्स जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। ये सुनकर वो सोचती है कि किस बात के लिए रिजेक्ट। तो इतने में वो उसे एक शादी का कार्ड दिखाते हुए कहता है, मेरी जिस फ्रेंड के चीखने की वजह से तुम गिर गई थी, ये उसी की शादी का कार्ड है, उसने तुम्हें भी इनवाइट करा है। इसके बाद उसकी फ्रेंड्स हर तरह से इस कार्ड को इन्वेस्टिगेट करती है, जिसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि इसके ऊपर निशिंगवा का नाम लिन के बाजू में ही लिखा गया है, लेकिन ये बाद में एंटर किया गया है। वेल फिर भी ये लोग कहने लगते हैं कि कहीं लिन ने खुद ही तो ये नाम नहीं लिखा, बट निशिंगवा को इनकी बातों पर जरा भी बिलीव नहीं होता। तो इसकी फ्रेंड्स कहने लगती है कि जरा सोचो ना तुम खुद ही, मिस्टर लिन निशिंगवा को ही अपने साथ ले जा रहे हैं वेडिंग के लिए, कहीं मिस्टर लिन निशिंगवा के लिए कुछ फील तो नहीं करते। और देखना जब तुम बॉस के साथ इस वेडिंग में जाओगे तो वहाँ के सभी लोग तुम दोनों को देखकर ऐसे ही मानेंगे कि तुम दोनों कपल हो। तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई तो पूछेगा कि क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। निशिंगवा अपनी फ्रेंड की बात सुनकर तो शॉक्ड होती है और उसे कुछ भी आंसर नहीं देती। लिन की बातें भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, जैसे कि वो कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। आपको कुछ समझ में तो नहीं आता लिन की बातें, बट ये भी कंफ्यूज रहती है कि निशिंगवा को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, वो ही फ्रेंड जिसकी जुआंगशु की फ्रेंड के साथ शादी होने वाली थी, वो भी उसे अपनी शादी पर इनवाइट करती है। उसकी शादी अगले दिन ही थी, तो वो कहती है कि एक दिन पहले ही आना है क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं और हमें खुद मिलकर डेकोरेशन करना है। लेकिन वो एक्सक्यूज कर लेती है ये झूठ बोलकर कि मुझे बहुत सारा ओवर टाइम करना होता है, लेकिन इनफैक्ट उसे ओवर टाइम तो नहीं होता, बल्कि उसे यूसन ने भी शादी अटेंड करने के लिए अपने साथ बुलाया था। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि निशिंगवा अपने फ्रेंड से बिल्कुल भी इन टच में नहीं थी और सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स है जिनका नंबर उसके पास है और बाकी इधर उधर फैल गए। किसी ने अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लिया तो किसी ने अपना नंबर। बट वो हैरान थी कि ज्यादातर लोग ये क्यों सोच रहे कि मैं अब्रॉड स्टडीज के लिए गई थी, मैं तो सिर्फ ट्रिप पर गई थी अपने कजन ब्रदर रूही के साथ, स्टडीज के लिए जा रहे हो अब्रॉड ऐसा किसी को नहीं बोला था। कॉल कट होते ही ये सोचती है कि मैं लिन के साथ उसकी फ्रेंड की वेडिंग में ही जाऊंगी एंड उसके ऑफिस में जाकर उसे कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके साथ ही इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए जरूर आऊंगी। लिन उसे कहता है कि रेडी रहना, न्यू ईयर के दोपहर के 2 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब कुछ ही दिनों बाद फाइनली नया साल स्टार्ट हो जाता है और अपने साथ लेकर आता है बहुत सारी ठंड। निशिंगवा ने तो इतना सडन वेदर एक्सपेक्ट किया ही नहीं था और तो और उसके पास ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं थे, तो वो एकदम 3-4 जैकेट्स पहनकर यूसन के पास आकर कहती है कि शादी के टाइम पर उतार दूंगी, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। लिनो से कहने लगता है कि मैं लाइफ में पहली बार किसी गर्ल को अपना कंपेनियन बनाकर लेकर जा रहा हूँ, किसी पार्टी में लेकर जा रहा हूँ, मेरा सर न झुका देना, चलो आओ मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ। कुछ गर्म कपड़े जो कि पार्टी के लिए हद से भी ज्यादा परफेक्ट हो, वो इसे एक स्टोर पर लेकर आता है। ये स्टोर काफी जबरदस्त था लेकिन काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा था और ये उसकी एक पेशेंट का था और उसकी पेशेंट कुछ सुनती भी नहीं है और कह देती है कि डॉक्टर लिन पहली बार एक लड़की को लेकर आए हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। लिन इस बात पर इनकार नहीं करता। निशिंगवा कहती है कि ये क्या था, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्लियर मत करो, यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जैसे ही निशिंगवा डिस्काउंट का सुनती है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी भी बुरी नहीं होती। एंड इसके बाद लिन से कहने लगता है कि कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपने ड्रेसेस ट्राई कर लो, जो भी तुम्हें पसंद हो तुम वो चूज कर लो। यहाँ पर उसने कुछ कपड़े खरीद लिए थे और एक था जो पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। इसके साथ साथ वो उसका हेयर स्टाइल भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो उनकी स्पेशल वीआईपी कस्टमर जो बन के आई थी। इन दी एंड बार बार स्टोर कीपर लिन से कह रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम पे करो क्योंकि तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है क्योंकि तुमने ही मेरी जान बचाई थी। लेकिन वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद है अगर मैं इसके लिए कुछ खरीदूं तो, और बस ये इन दोनों को देखकर सोच रही होती है कि कितना रोमांटिक कपल है। वेल आगे अब जैसे ही निशिंगवा ने बिल देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ लेकर आऊंगी। लेकिन लेनो से कह देता है कि एक बात याद रखना, मेरे सिवा तुम्हें यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देन इसके बाद वो लोग फाइनली वेडिंग के फंक्शन में पहुँच जाते हैं और वैसा ही हुआ था जैसे इंजी ने बोला था। पहली बार इंजी की बात सच साबित हुई थी। लिन तो उसे झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि इसकी फ्रेंड ने तो इनवाइट भी नहीं किया था निशिंगवा को। ये तो लिन ने जानबूझकर अपने नाम के साथ ऊपर छोटा सा उसका नाम भी लिख दिया था एंड टाइम पर वो उसे इशारों में समझाकर बात को कवर कर लेता है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ मैं तो तुमसे मिलना चाहती थी, मैंने लिन से कहा था कि वो तुम्हें बुला ले ताकि मैं तुमसे सॉरी कर सकूं, मेरे चिल्लाने की वजह से ही तो तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी थी। वेल आगे यहाँ
पर लिन का एक टीचर भी था जिनका नाम मिस्टर ली था और उसे देखकर लग रहा था कि वो प्रोफेसर इससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। वो निशिंगवा को देखकर कहते हैं कि लगता है तुमने अपने लिए गर्लफ्रेंड बना ली, फाइनली अब तुम सिंगल नहीं रहे। लेकिन लिन कहने लगता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। निशिंगवा सोचती है कि फाइनली इसने सच्चाई बोल ही दी है, लेकिन इतने में ही वो कहने लगता है कि अभी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं इसे परसीव कर रहा हूँ। इसके बाद प्रोफेसर लिन के हाथ को देखकर कहने लगते हैं तुम अब कभी स्कैल्पल पकड़ नहीं सकते, लेकिन ऑपरेटिंग टेबल से भी आगे एक अच्छी लाइफ होती है और अभी तुम्हें वही अपनी लाइफ अच्छे से बितानी है। मोटिवेट कर रहे होते हैं। इसके बाद ये अपने फ्रेंड्स के पास आकर बैठ जाता है। ये सब इकट्ठे काफी एंजॉय करते हैं और सभी यही कह रहे होते हैं कि लिन पहली बार अपने साथ एक लड़के को लेकर आया है। हमें लगता था कि ये हमेशा अकेला है और अकेला ही रहेगा। वेल, अब इतने में ही यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है। निशिंगवा ने तो इस वेडिंग में बहुत ही एंजॉय किया था और बहुत ही टेस्टी खाना भी खाया था। एंड देन इसके बाद सारे यही प्लान कर रहे होते हैं कि हमें बहुत सारी मस्ती करनी और ग्रूम के साथ बहुत सारे प्रैंक्स भी करने हैं। और ऑफ कोर्स इन सब में अब निशिंगवा भी शामिल हो जाती है और वो यहाँ पर काफी एंजॉय भी कर रही थी। यहाँ पर वो ग्रूम से पूछते हैं कि पहली बार तुम दोनों कहाँ पर मिले थे, डेट बताओ। उसने पहली बार की तो बता दी थी, लेकिन सेकंड टाइम की वो बता ही नहीं पाया था। ये देखकर निशिंगवा भी कहने लगती है कि ऐसी चीजें कैसे याद हो सकती है। तो लिन कहने लगता है कि क्यों याद नहीं हो सकती। तो उसे कहने लगती है कि बताओ फिर तुम अपने फ्यूचर वाइफ से पहली बार कब मिले थे। और वो 2-3 साल पीछे की डेट बता देता है, 6 जनवरी 2011। ये सुनकर लग रहा था ये वही डेट है जब उसने पहली बार निशिंगवा को देखा था, लेकिन निशिंगवा को तो पता ही नहीं था कि ये लोग वापस से पहले भी कभी मिले हैं। न्यूसन तो इसे इनडायरेक्टली हिंट तो बहुत देता था, लेकिन निशिंगवा इतनी बुद्धू थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। वेल, अब ये लोग जैसे ही वेन्यू से बाहर निकलते हैं तो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसा मौसम देखकर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। अब ये लोग वापस जा रहे थे और नेक्स्ट डे से फिर यहाँ पर वापस आना था अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लिए, अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने के लिए। लिन जाता है पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने के लिए और उसे बोलता है कि यहीं पर वेट करना क्योंकि पार्किंग थोड़ी दूर पर थी। अब वो तो यहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से उसके सारे के सारे फ्रेंड्स उसे दिख जाते हैं जो कि इसी वेन्यू में उसकी फ्रेंड की वेडिंग के लिए डेकोरेशन करने के लिए आए थे। और यहाँ पर उसके बाकी फ्रेंड के साथ साथ जुआंगशु भी था। वो सारे फ्रेंड्स उसे अचानक देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने झूठ बोला था ना कि तुम ओवर टाइम कर रही थी, यहाँ क्या कर रही हो। अब जुआंगशु तो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि ये चाइना में ही है, पास ही के शहर में, और आजकल जॉब कर रही है, जबकि उसने रोंग से ये सुना था कि ये तो अब्रॉड स्टडीज के लिए गई है। अब वो हैरान होकर रोंग की तरफ देखता है कि क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन रोंग इन सारी बातों को कवर करने के लिए बात को बदल कर कहती है कि इनफैक्ट सारे फ्रेंड इकट्ठे हो जाए तो बहुत मजा आता है। वो उस पुराने वाले मैटर पे भी बात करती है और साथ ही साथ जुआंगशु की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैंने तो जिंदगी में अपनी खुशी पा ली है और मैं चाहती हूँ कि निशिंगवा को भी जल्द से जल्दी उसका मिस्टर राइट मिल जाए। इस बात का मतलब जुआंगशु समझ गया था। तुरंत ही से रुकता और कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, लेकिन उसकी बात तो सुनी अनसुनी हो गई थी क्योंकि यहाँ पर लिन यूसन आ गया था। वो आवाज देकर निशिंगवा को बुला लेता है और उसी समय निशिंगवा, जिसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, उसे अपने आंसू छुपाने की कोई जगह मिलती है तो वो लिन यूसन ही था। अब वो दौड़ती हुई उसकी तरफ जाती है और अपने आंसू छुपा लेती है, लेकिन लिन यूसन ने सारा कुछ फील कर लिया था। निशिंगवा को तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो उसके आंखों को पढ़ लिया करता था। अब लिन यूसन ऊपर आता है निशिंगवा का हाथ पकड़ के और सबको इंट्रोड्यूस करता है। लिन यूसन है एंड सॉरी बट इसे वाकई ओवर टाइम करना था, ये तो मैं ही इसे ड्रैग करके अपने साथ लेकर आया था। मेरी एक फ्रेंड की यहाँ पर वेडिंग थी और यहाँ सबको देखकर यही इंप्रेशन जा रहा था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि अभी 6 महीने ही हुए ग्रेजुएशन के लिए और तुमने इतना अच्छा लड़का पटा लिया, वाह क्या बात है। एंड ऑब्वियसली जुआंगशु ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा जेलस होता है। वो कोई एक्सक्यूज देकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड रोंग भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर एक एक करके उसके सारे फ्रेंड्स भी चले जाते हैं और जाते हुए उसे ये भी कहती है कि कल अपने बॉयफ्रेंड को भी शादी में जरूर लेकर आना। अब इन सब के जाने के बाद लिन यूसन कहता है कि हमारी कार तो ब्लॉक हो चुकी है और अब हम यहाँ से वापस जा भी नहीं सकते, और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी हंसती मुस्कुराती शंघाई में लेकर आया था, अब इस तरह से सैड फेस से तुम्हें वापस लेकर नहीं जाऊंगा। तो आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बोलो तुम क्या करना चाहती हो, नाइट व्यू देखना चाहती हो, ड्रिंक करना चाहती हो या फिर गेम्स खेलना चाहती हो, जितना चाहे तुम उतना फन करो, आज तुम्हें खुली छुट्टी है। और अपना वॉलेट उसे दे देता है और उसकी ये बात सुनने के बाद निशिंगवा की फेस पर स्माइल आ जाता है और वो उसे कहती है
कि आज मैं सारी मस्ती करना चाहती हूँ, और वो उसका वॉलेट लेकर आगे आगे जा रही थी और ये उसके पीछे पीछे। निशिंगवा और लिन यूसन बहुत ज्यादा एंजॉय करने के लिए जाते हैं। निशिंगवा बहुत सारे पैसे उड़ाती है गेमिंग खेलने के चक्कर में, और वहाँ पर भी फेलियर ही रही थी। वो जितनी बुरी तरह से गेम में गिरी थी ये देखकर तो लिन यूसन को जोश ही चढ़ जाता है। वो अपना कोट उतार कर साइड में करता है और कहता है कि इस बार मैं खेलूंगा। वो जितने जोश से आगे बढ़ा था उतनी ही बुरी तरह से वो हार जाता है। निशिंगवा ने तो फिर भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया था, पर वो तो सेकंड लास्ट आया था। वेल, अब गेम खेलने के बाद उन्होंने सोचा था कि अब मूवी देखने के लिए जाएंगे। निशिंगवा कहती है कि कोई अच्छी सी मूवी दिखाओ ना, जिससे मैं जोश में आऊँ और मेरी एनर्जी बनी रहे, वरना ये ना हो जाए कि मैं बीच में ही सो जाऊँ। अब यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे और लिन यूसन उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। निशिंगवा को जो भी चाहिए था, पॉपकॉर्न, कोक, वो सब कुछ दिलाता है। उसके बाजू में एक कपल होता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि देखो वो कितना स्वीट है, उसकी गर्लफ्रेंड जो जो मांग रही है वो उसे दिला रहा है। मना करने लगता है तो लिन यूसन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी डेली क्लेम करती है कि वो डाइट पर है, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं उससे ना पूछूं कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं। ये सुनकर तो निशिंगवा शॉक्ड हो जाती है। अब ये सुनकर वो गर्लफ्रेंड कहती है अपने बॉयफ्रेंड से, देखो ये कितना केयरिंग है, कुछ तो सीखो, तुम मेरे बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और फिर इसके बाद ये दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। जैसे ये अंदर आकर बैठते हैं, पीछे से वही कपल आ रहा होता है और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ दिलाया था। ये देखकर निशिंगवा और लिन स्माइल करते हैं। निशिंगवा लिन को वेल डन कहती है, जिसके बाद ये दोनों अपना पॉपकॉर्न एंजॉय करते हैं और मूवी भी। लेकिन निशिंगवा के साथ वही हो जाता है, उसे बीच मूवी में ही नींद आ गई थी और यहाँ पर लिन यूसन उसका सिर अपने शोल्डर पर ही रखा देता है और बस उसकी यादों में ही खोया रहता है। मूवी के साथ साथ उसका ध्यान निशिंगवा पर ज्यादा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम निशिंगवा उसके इतने क्लोज होकर बैठी थी, तो इस पर पहले से ही क्रश था। वो गर्लफ्रेंड ये सीन अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है, उसका बॉयफ्रेंड उसके शोल्डर पर सर रखे सोता है। अब ये मूवी खत्म होने के बाद काफी देर बाद जागती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बताता है कि तुम पूरे 50 मिनट्स की नींद ले चुकी हो, और साथ ही साथ उसे मूवी की एंडिंग भी एक्सप्लेन करने लगता है। अब पीछे से वही कपल आता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है निशिंगवा से कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मल्टीटास्किंग है। ये कहकर वो चले जाते हैं। सुनकर निशिंगवा हक्की बक्की रह जाती है। फिर उसे बोलने लगता है कि कल तुम फ्रेश दिखना चाहती हो तो अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें एक वेडिंग अटेंड करनी है कल। लेकिन वो कहने लगती है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारे बारे में तुम पूरी पूरी रात ऑपरेशन थिएटर में बिताते थे, क्या हुआ अब जल्दी नींद आ गई है? नाइट व्यू तो अभी तक दिखाया ही नहीं है सिटी का। अब इसने उसे चैलेंज जो किया था, तो वो उसे लेकर एक बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट में आता है जहाँ से पूरे सिटी का नाइट व्यू दिख रहा था। ये दोनों अपने लेट नाइट स्नैक्स भी एंजॉय करते हैं और यहाँ का नजारा भी। लिन यूसन ने तो जैसा कहा था वैसा ही करके दिखाया था, उसने वाकई इसका मूड बहुत अच्छा कर दिया था। इसके बाद निशिंगवा उसके लाइफ के बारे में उसका एज पूछने लगती है। वैसे तो डॉक्टर फेंग ने उसे काफी कुछ बताया था, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, कितने रिलेशनशिप थे, कितने डेटिंग की है। लेकिन वो बोलता है कि मैं हमेशा से लेकर अब तक सिंगल ही रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। और फिर पूछता है कि वैसे तुम्हें क्यों मेरे पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट होने लगा। ये बात सुनते ही निशिंगवा तो शर्मा जाती है। अब इन दोनों को यहाँ पर काफी लेट नाइट हो चुका था। लिन यूसन कहने लगता है कि अगर इस टाइम पर हम सुजाओ वापस जाएंगे और फिर हम कल स्नोफॉल में वापस आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम दिन की शादी अटेंड कर पाओगी। तो यूँ करो कि इसी बिल्डिंग में एक बहुत ही अच्छा होटल है, तुम वहाँ पर स्टे कर लो, और मेरा घर तो यहाँ से बहुत ही करीब है, थोड़े ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मैं अपने अपार्टमेंट में चला जाता हूँ। ऑफ कोर्स कल मुझे बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखना है, इसके लिए अच्छी नाइट स्लीप तो बहुत ही जरूरी है। वेल, अब वो होटल में अपनी बुकिंग कराने लगती है, लेकिन पता चलता है कि उसके पास तो आईडी कार्ड ही नहीं है, वो तो भूला ही है। अब वो लिन यूसन को दोबारा से बुलाती है, पास से ही एक पुलिस स्टेशन से वहाँ से एक टेम्पररी कार्ड निकालवाती है, जिसके बाद वो अपनी एंट्री कराती है। लिन यूसन कहने लगता है कि मुझे फील हो रहा है कि हम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ एक पुलिस स्टेशन का भी चक्कर लगा के आया हूँ। वो जवाब में उसे बोलती है कि बक बक करना बंद करो, अब जाओ और कल सुपर हैंडसम दिखते हुए आना, तुम्हें एक्स्ट्रा स्मार्ट लगना है। वेल, अब निशिंगवा को सोने से पहले भी बार बार लिन यूसन ही याद आ रहा था, तो वो उसे मैसेज करती है कि क्या तुम सो गए। तो वो उसे अपने ही कमरे से एक नाइट व्यू की फोटो क्लिक करके भेजता है और बोलता है कि तुम्हारे कमरे का भी इससे मिलता जुलता होगा, और वाकई कुछ ऐसा ही था। अब ये उसके साथ चैटिंग करते करते कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है, वो भी लिन यूसन के मैसेज से, जो कि उससे कह रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास 2 वाउचर है ना, मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। एक्चुअली होटल वालों को लगा था कि ये दोनों एक कपल है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ज़ुआंगशु कल रात बहुत ही ज्यादा अपसेट रहा था, अपने ग्रूम फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। इसी के साथ उसे बार बार निशिंगवा की भी यादें आ रही थी। जब निशिंगवा ने उसे प्रपोज किया था तब उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे कह कर गई थी कि मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तब तक जब तक तुम मेरे लिए फीलिंग्स ना डेवलप कर लो। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है जब आज
वो निशिंगवा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है कि इसका वादा तो जन्म जन्म क्या कुछ साल भी पूरा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ निशिंगवा ली न्यूसन की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। बातें करते करते वो उसे कहने लगते है कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आज काफी हैंडसम दिख रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी कार भी चेंज करके आया था। कहता है कि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे गिफ्ट में दी थी, लेकिन काफी दिनों से यूज नहीं की थी, सोचा आज यूज कर लूं। सुपर स्मार्ट जो दिखना था मुझे। निशिंगवा तो स्माइल करने लगते हैं क्योंकि ली न्यूसन आज वाकई बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था और ये गाड़ी उन दोनों के कपल को चार चांद लगा रही थी। अब निशिंगवा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है जुआंगशु ग्रूम्समैन है, जबकि रोंग वो ब्राइड्समेड है। इन दोनों को साथ में देखकर ये एक बार फिर से अपसेट होती है, लेकिन किसी न किसी तरह खुद को संभाल लेती है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैंडसम होने के साथ साथ इतनी अच्छी गाड़ी भी रखता है, वाव कमाल की पर्सनालिटी है उसकी। एंड इसके साथ साथ ना सिर्फ ली न्यूसन ने बल्कि निशिंगवा ने भी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था उसे। इसकी फ्रेंड इसे गले लगाती है और उसे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही खुश रहो, अपने पास्ट को भूल जाओ। उसका इशारा जुआंगशु की तरफ था, जबकि जुआंगशु की नजरें बार बार घूम फिर कर बार बार निशिंगवा पर ही जा रही थी। वो निशिंगवा और उसके बॉयफ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। वेल फाइनली अब ये दोनों अंदर एंट्री करते हैं। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। वहाँ पर दो चेयर्स खाली थी। पता चलता है ये किसी और की नहीं बल्कि जुआंगशु और रोंग के लिए रखी गई है। जुआंगशु बिल्कुल उसके बाजू में आकर बैठने वाला था और अब इतने में ब्राइड और ग्रूम एंट्री करते हैं। जब ये दोनों स्टेज पर एंट्री करते हैं तो जुआंगशु की नजर पड़ती है निशिंगवा पर। अब इन दोनों की नजर जैसे एक दूसरे से टकरा जाती है। वो नर्वस होकर सीधी होकर बैठ जाती है। ली न्यूसन ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया था, उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। अब इतने में ही रोंग यहाँ पर आकर बैठ जाती है और फिर कहने लगती है कि यूसन ये नाम मैंने सुना हुआ था पर बाद में मुझे क्लिक हुआ है, तुम शेंगयुआन कंपनी के चेयरमैन के ग्रैंडसन हो ना। अब जैसे ही सब लोग ये बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, बट रोंग यहाँ पर बातों ही बातों में काफी जली कटी बातें निशिंगवा को सुनाने लगती है और कहती है कि तुम इतने छोटे शहर क्यों चली गई, यहाँ पर इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है शंघाई में। लेकिन निशिंगवा भी यहाँ पर जलते हुए पर तेल छिड़कती और कहती है उसे कहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज की जरूरत ही नहीं है, शायद तुम भूल गई हो शेंगवा कंपनी और मेरी फैमिली इक्वल बिजनेस पार्टनर्स है, तो मैं भी शेंगवा की फ्यूचर बॉस हो गई। और वैसे भी अगर तुम्हें अपनी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये भी याद रखना कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारी बॉसेस की फैमिली से बिलोंग करता है। अब रोंग तो ये सुनकर जल कट के भून कर रह गई थी। शेंगवा की इस बात पर ली न्यूसन काफी हंसता है और कहता है कि तुम कितनी नाजुक दिखती हो छोटे दिल वाली, और इस तरह की बातें भी कर लेती हो। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जुआंगशु भी आकर बैठ जाता है और बस उसके बैठते ही निशिंगवा तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और अब यहाँ पर उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। उसकी एक फ्रेंड पूछने लगती है कि हमने सुना कि कल रात तुम शुजुआ वापस नहीं गई थी, यही शंघाई में ही थी, शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का घर यही पास ही शंघाई में होगा। ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती तो ली न्यूसन बताने लगता है कि जिस होटल में रुकी थी उसके कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मेरा घर है, तो मॉर्निंग में ही इसके पास गया था इसे पिक करने के लिए। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। शेंगवा तो ली न्यूसन की इस बात पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है उससे। यहाँ पर सबको पता चलता है कि जुआंगशु की प्रमोशन हुई है और अब उसकी सैलरी डबल हो चुकी है। सब लोग हैरान थे कि इतनी जल्दी वो इतनी तरक्की कर रहा है। हर कोई उसे अप्रिशिएट कर रहा था कि तुम्हारी तरह अपने दम पर ऊपर जाने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इन सब की वजह से रोंग बहुत हैरान थी क्योंकि उसने अपने प्रमोशन का उसे बताया तक नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर उसे देखने लग जाती है। इतने में ही निशिंगवा ली न्यूसन का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। वो ली न्यूसन को वो डिश परोस कर दे रही थी जो निशिंगवा को बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब ये देखकर तो जुआंगशु और भी ज्यादा जेलस हो जाता है और कुछ भी नहीं खा रहा, सिर्फ और सिर्फ पेग पर पेग लगाया जा रहा था। अब यहाँ पर जैसे और ग्रूम आते हैं इनको टोस्ट करने के लिए तो जुआंगशु का हाथ थोड़ा सा हिलता है और उसके हाथ से ड्रिंक गिर गई थी निशिंगवा के कपड़ों पर। न्यूसन तो जल्दी से उसे साफ करने लगता है, बट ये वो पॉइंट था जहाँ पर निशिंगवा नर्वस हो जाती है। न्यूसन उसे क्लीन करते हुए सारे हालातों को भी कंट्रोल करता है। जुआंगशु पहली बार उससे बात करता है और उसे सॉरी कहता है और साथ ही साथ ये भी कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों की पार्टी खराब कर दी, इसलिए कंपनसेशन के तौर पर मैं 3 शॉट लगाऊंगा। वो बार बार ड्रिंक किए जा रहा था और यहाँ सभी को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। आगे निशिंगवा रेस्टरूम जाती है खुद को क्लीन अप करने के लिए, लेकिन उसे जुआंगशु की इस तरह का फेस, इस तरह की बातें उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी और उसे हर चीज बहुत जल्दी परेशान करती थी। जैसे ही ये बाहर निकलती है तो जुआंगशु उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उससे पूछता है तुम्हारा नंबर पुराना वाला ही है ना, तुम मुझे मैसेज करके अपना अकाउंट नंबर बता देना, मैं तुम्हें इस ड्रेस के पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए मैं सब क्रिएट कर दिया है। अब जैसे ही ये यहाँ से जाने लगती है तो उसे कहता है कि कुछ लोगों का प्रॉमिस कितना छोटा होता है, छोटे वक्त के लिए होता है, बस 2-4 साल की थी तुम्हारे प्रॉमिस की शेल्फ लाइफ। इसकी मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी निशिंगवा का तो दिल ही टूट जाता है। आखिर कब तक वो उसका इंतजार करती, जबकि आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। कहने लगती है कि आखिर मैं एक इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं। तो वो भी जवाब में उसे कहने लगता है कि थैंक यू मुझे प्यार का असली मतलब सिखाने के लिए, मुझे मेरे सेंसेस में वापस लाने के लिए। अब ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन निशिंगवा
निशिंगवा बेचारे का फिर से दिल टूट जाता है और वो वहीं पर बैठ जाती है और उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था, वो बार बार रो ही जा रही थी। यहाँ पर लिन यूसन को आना ही था उसे संभालने के लिए। उसे देखकर वो एम्बैरेस होती है और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। वो कहता है तुम मेरे सामने रो सकती हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मैंने सोचा तो नहीं था कि तुम्हारे सामने ऐसे अपने फीलिंग को कन्फेस करूंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब इससे ज्यादा मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं अब रियल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो शॉक्ड रह जाती है। थोड़ी देर पहले ही उसका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा था और अब इसने उसके सामने कन्फेस कर दिया। वो तो कोई जवाब देने की हालत में भी नहीं थी। इतने में ही वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े मेरे गाड़ी में ही रखे हुए थे, मैं ले आया हूँ, जाओ चेंज कर लो और अब कुछ ज्यादा मत सोचो। वेल अब वो एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ड्रेस पहनकर बाहर आती है। हर कोई उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, लेकिन वो वापस जाने की तैयारियों में थी। अब ये यहाँ से वापस जाने लगती है तो उसके बाजू से ज़ुआंगशु गुजरने लगता है, वो भी उससे टकराते हुए। और वो बेचारी, उसका तो बिल्कुल मोम का दिल बना हुआ था, वो हर चीज पर पिघल जाती थी। बाहर जाते हुए लिन यूसन से कहती है कि मैं सुजाओ वापस नहीं जा पाऊंगी, मैं 2 दिन मॉम के पास जाकर रहना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तो ये उसे बोलने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कन्फेस कर दिया है तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम मुझे अवॉइड करती रहोगी। लेकिन निशिंगवा कहने लगती है कि आई एम सॉरी, लेकिन अभी तक मैं मूव ऑन नहीं कर पाई। तो वो उससे कहने लगता है कि यही बात तुम सर उठाकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो ना। अगर तुम अभी अपने दिल में मेरे लिए जगह नहीं बना पाई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है, और हर चीज पर खुद को दोष देना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी स्ट्रांग बन जाओ कि इतनी आसानी से कोई भी तुम्हें हर्ट ना कर पाए। मैं समझ सकता हूँ और हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ एंड आई विश कि तुम बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर पाओ, और मुझे यकीन भी है तुम मूव ऑन कर जाओगे। और ये याद रखना कि हर जगह तुम ही गिल्टी नहीं हो। अपना दिल बड़ा करो और हाँ, मेरे लिए भी इसमें जगह बनाओ। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ुआंगशु और रोंग को दिखाते हैं। रोंग बहुत अपसेट थी और उसे कहती है कि तुमने अपने प्रमोशन का मुझे क्यों नहीं बताया। एक्चुअली ज़ुआंगशु और रोंग को देखकर सब लोग यही सोचते थे कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन आज तक ज़ुआंगशु ने अपना रिलेशनशिप कभी ऑफिशियल नहीं किया था। देखा जाए तो सबकी नजर में ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, लेकिन एक्चुअली ये दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे। अब ये इससे कहने लगती है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है, निशिंगवा को देखने के बाद से तुम्हारा रंग ढंग मूड सब कुछ बदल गया है। तो ये कहता है कि उसे बीच में मत लाओ। वो बोलती है मैंने सब देख लिया था, जब वो रेस्टरूम गई थी तुम उसके पीछे पीछे गए थे, उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा ना, और कुछ बातें की होगी जो तुमने सुन लिया, अब तुम्हारा मूड खराब हो गया। लेकिन वो कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और इन सब में तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब इस बात पर रोंग को बहुत गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि अभी मैं शंघाई में और एक बहुत बड़ी पोजीशन में हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी में बेटर ऑप्शंस मुझे मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, जाओ और तलाश कर लो। अब ये चिल्ला कर कह रहे थे कि क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी बातों पर यकीन है। और फिर यही से हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं ज़ुआंगशु की यादों का। उसे धीरे धीरे करके रोंग के असली रंग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। रोंग ने जानबूझकर निशिंगवा से कहा था कि ज़ुआंगशु और मेरे बीच में कुछ नहीं है, ताकि ये उसे जाकर प्रपोज करे और अपनी मुंह की खाए। उसके बाद रोंग धीरे धीरे यही बातें पूरे डिपार्टमेंट और पूरे फिल्म में और हर जगह फैला देती थी और विक्टिम बन जाती थी, क्योंकि वो हमेशा से ही निशिंगवा से जेलस होती थी, इसलिए उसे नीचा दिखाती थी और उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करती रहती थी। इवन कि वो ज़ुआंगशु के भाई से भी मिलती रहती थी और उसे इस तरह से बातें करती थी कि जैसे निशिंगवा पूरे हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी में यही बातें करती फिरती थी कि मैं इतनी रिच और इतनी सुंदर हूँ कि ज़ुआंगशु तो मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, तुम देखना मैं उसे अपनी उंगली से बांध के रखूंगी। इसके अलावा जब निशिंगवा ने उसे पैसे दिए थे उसकी मॉम के इलाज के लिए, उनकी सर्जरी के टाइम पर, तो ये बात भी रोंग ने उसके भाई के थ्रू ही इसे बताई थी कि वो पूरे हॉस्टल में ये बताते फिर रही है कि मैंने उसकी मॉम की सर्जरी के लिए उसे कर्जा दिया, अब तो मुझे वो यस बोलेगा ही बोलेगा। फिर ये तुरंत अपनी आंटी से कर्जा लेकर उसे तुरंत वापस कर देता है। अब ये सारी बातें उसे बहुत देर से रियलाइज होती है कि सारे सिर्फ रोंग की ही चालें थी, और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि तुम पर एतबार किया था पर गलत किया था, और अब इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम निशिंगवा को देखते हैं, उसे सपनों में भी बार बार लिन यूसन ही नजर आ रहा था। कभी वो उसके कजन के रूप में अपनी आवाज में उससे बातें किया करता था, तो कभी बार बार उससे अपने प्रपोजल का जवाब मांग रहा था। इतने में ये सोकर उठती और बाहर आती है तो उसकी मॉम आंटी के साथ बातें कर रही थी, और ये दोनों भी यहाँ पर इसकी रिलेशनशिप को लेकर ही बातें कर रही थी। कहते हैं कहीं दूर का लड़का तलाश मत कर लेना, आसपास का ही तलाश कर लेना, ताकि तुम अक्सर हमें नजर आती रहो। उसकी मॉम ने तो बहुत बड़ा धोखा खाया था उसके डैड से, तो इसे कहने लगती है कि रिलेशनशिप में कम से कम 2 साल रहना, जब लड़के के ट्रू कलर्स नजर आएंगे तभी शादी के लिए हाँ करना। अब उसने मॉम के साथ तो एक दिन गुजार लिया था, तो वो अब
तब उसकी मॉम उसके दादा दादी के पास उसे विलेज भेजती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ बहुत अटैच थी और इस बात को लेकर उसकी मॉम भी बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि डिवोर्स के बाद भी ये रिश्ता और ये बॉन्ड उनकी फैमिलीज के साथ बना रहे। अब जैसे ही निशिंगवा गाँव पहुँचती है तो उसकी दादी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी दादी भी उसकी मॉम को बहुत लाइक करती थी और वो आज भी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती है। कहने लगती है, अगर तुम्हारे डैड ने उस बुरी वाली आंटी से शादी कर ली तो देखना उसकी लाइफ में मैं सब कुछ उल्टा फुल्टा कर दूंगी, उसके ऑफिस के बाहर जाकर लेट जाऊंगी। लेकिन निशिंगवा कहने लगती है कि यही सारी बातें आपने मॉम डैड के डिवोर्स के टाइम पे भी कही थी, वो तो आप रुकवा ना सकी। तो बस इसी तरह दादी के साथ गाँव की सैर करती है, जिसके बाद वो अपने दादी के साथ कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ढूंढने के लिए जाती है। दादी तो उससे बहुत प्यार करती थी, कहने लगती है कि तुम दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो, अब तुम्हें अपने लिए एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड तलाश कर ही लेना चाहिए। हैंडसम सा बॉयफ्रेंड सुनते ही उसकी आंखों के सामने लिन यूसन का चेहरा नजर आने लगता है, जब वो उसे प्रपोज कर रहा था। ये सब सोचकर वो नर्वस होती है और दादी से कहती है कि छोड़ो ये बातें। दूसरी तरफ हम लिन यूसन को देखते हैं, जो अपनी मॉम से फोन पर बातें कर रहा था। उसकी मॉम फिलहाल तो अभी अब्रॉड में रहती थी और वो लोग चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पर मिलने का प्लान बना रहे थे। एंड दूसरी तरफ निशिंगवा अपने दादा दादी के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, दादी के हाथ का बना ट्रेडिशनल फूड खाती है और दादा दादी के साथ बातें भी करती है। उसके दादी को हमेशा से ही निशिंगवा की मॉम बहुत ज्यादा पसंद थी और आज भी वो अपने बेटे को ही भला बुरा बोल रही, कहती थी कि उसे इस तरह से डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए थी। और इसी के साथ साथ वो ये भी कहने लगती है कि तुम्हारी मम्मा की ही किस्मत खराब थी जो उसकी मेरे बेटे के साथ शादी हो गई। और हाँ, जब तुम्हें कोई लड़का पसंद आए और जब तुम्हें पता चले कि वो मिस्टर राइट है कि नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए तुम उसे मेरे पास ले आना, मैं एक ही नजर में परख लेती हूँ। तुम अपने दादाजी को ही देखो, कैसे मैंने उन्हें सारी जिंदगी अपने साथ बंद कर रखा हुआ है। एंड फिर अब यहाँ से वापस जाते हुए दादी उसके मौत के लिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी भेजती है। और फिर क्या था, छुट्टियाँ तो खत्म हो गई, निशिंगवा की फिर से वही दोबारा से लव स्टार्ट हो गई। आगे वो सुजा वाले ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हुए वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी कि उसे लिन यूसन का सामना करना पड़ेगा। अब लिन यूसन उसे जहाँ भी नजर आता था वो तो या किसी के पीछे छुप जाती थी या फिर नजरें चुरा लेती थी। जैसे कि अब यहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी तो उन्हें सोलर पैनल साफ करना था। अब जब इस मौके पर लिन यूसन उसके बाजू में खड़ा हुआ था तो वो जल्दी जल्दी साफ करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी ताकि वो इससे दूर हो सके। लिन यूसन को इसी पॉइंट पर पता चल गया था कि ये मुझे अवॉइड कर रही है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग होती है और मीटिंग में ये अपना प्लान बताने लगता है कि चाइनीज न्यू ईयर पर छुट्टियों से पहले कौन कौन से टास्क है जो इन्हें खत्म करने हैं। एंड यहाँ पर ये उन लोगों को एक गुड न्यूज भी बताता है कि उनके कैफेटेरिया का जो टेस्टलेस खाना था, अब वो खाना उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बदल रहा था और अब ये फेयर कंपटीशन करके ही आपकी बार सेलेक्ट करेंगे। इस बात पर हर कोई बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इंजी को कहीं ना कहीं शक हो चुका था। अब ये एक साइड में जाकर निशिंगवा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और लिन यूसन बॉस के बीच में चल क्या रहा है। उस शादी के बाद से मैंने देखा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम जहाँ भी उसे देखती हो या तो भाग जाती हो या तो फाइल्स मुझे पकड़ा देती हो उससे साइन कराने के लिए। आखिर तुम उससे नजरें क्यों नहीं मिला रही। बट निशिंगवान कहाँ उसे कोई जवाब देने वाली थी। वो एक्सक्यूज कर पाती, इतने में उसे डॉक्टर फैंग की कॉल आती है और वो कहता है कि मुझसे मिलो। नेक्स्ट सीन में ये डिनर के टेबल पर उसे बहुत सारी बातें बताने लगता है। कहता है कि लिन यूसन अब मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मैंने उससे कहा था कि मेरी थीसिस में मेरी हेल्प कर दो, वो है कि नखरे दिखा रहा है। अब मैं भी उसके सारे राज बाहर निकाल दूंगा। जब वो हॉस्पिटल में था ना तो बहाने बहाने से तुमसे मिलने के लिए आया करता था और हमारे खाने का तो झूठ बोलता था, सिर्फ तुम्हें अपने साथ खाना खिलाना चाहता था, इसलिए हमें साथ में लाया करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो फ्रेंड की वेडिंग पर तुम आई थी उसने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया था, इतने जबरदस्ती कार्ड पर तुम्हारा नाम अपने साथ में लिख लिया था। लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा, निशिंगवा के सामने उसने अपने लव को भी कन्फेस कर दिया था। वेल, अपनी इतनी सारी बातें सुनने के बाद निशिंगवा को ये कंफर्म हो जाता है कि लिन यूसन काफी अरसे से उसे लाइक करता था, चोरी चोरी उसे परसीव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डॉक्टर फैंग यहाँ पर कहने लगता है कि इन द एंड डॉक्टर फैंग कहता है कि उसे अपना थीसिस रिवाइज कराने के लिए जाना है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो डॉक्टर फैंग और लिन यूसन का प्लान था। निशिंगवा को यहाँ पर बुलाकर इससे बात करवाने का कहता है, मैंने लिन यूसन को बुलाया है, वही तुम्हें ड्रॉप करेगा। और बस डॉक्टर फैंग को तो इन दोनों को मिलाने का एक पॉइंट अरेंज करवाना था, वो कर चुका था। लिन यूसन भी यहाँ पर पहुंच चुका था और निशिंगवा इसे देखकर बहुत शर्माने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से एक दो वर्ड बोलती है ताकि थैंक गॉड फाइनली तुमने कुछ बात तो की मुझसे, वरना मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें प्रपोज करके गलती ही कर दी है, क्योंकि तुम अब तो मुझसे फ्रेंड भी नहीं कर रही थी और ना ही मुझसे बात कर रही थी। तुम्हारे इस एम्बेरसमेंट को देखकर मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आता था, कभी कोई साइट्स की विजिट पर चला जाता था या फिर कभी किसी और को कोई टास्क दे देता था। अब वो चलते चलते उसे सॉरी करने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें
डिस्टर्ब कर दिया है। तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब ये बात सुनकर निशिंगवा को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। ज़ुआंगशु को प्रपोज करने के बाद वो बहुत शर्मिंदा हुई थी। तब उसने ज़ुआंगशु को एक मैसेज भेजा था जिसका उसे कभी भी रिप्लाई नहीं आया। सोचती है जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी अभी ये गुजर रहा है। नहीं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये उससे कहती है कि इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने मुझे प्रपोज किया, तुमने अपने दिल की बात मुझे बोली है, अपनी बात पर कायम रहो और कभी भी एम्बैरेस मत होना। ये बोलती है कि आई विश मैं पहले तुमसे मिलती। उसने लाउडली बोली थी और लिन यूसन भी ये बात सुन लेता है। रियलाइज होता है कि ये बात मैंने अपने मन में नहीं बल्कि लाउडली बोला है। इसकी ये बात सुनकर लिन यूसन को बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो लिन यूसन से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अवॉइड नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ऐसा करते हैं कि लेट नाइट ओवर टाइम करने के लिए जाते हैं। इसी के साथ वो उसे एक साइड की फैक्ट्री में एक्सपेंशन का एक प्लान था और वो उससे कुछ सजेशंस मांगता है क्योंकि आधे शेयर्स तुम्हारे भी तो है, तो तुम बताओ यहाँ पर किस तरह से और क्या करना चाहिए। अब ये बहुत सोचने के बाद एक आइडिया उसे देती है। अब उसी आइडिया को अप्रूव देने के लिए वो बॉस बनकर इसे ऑर्डर देता है और कहता है कि काम कल तक क्लियर होना चाहिए। अब ये सुनकर वो तो हैरान रह जाती है कि ये आदमी भी कमाल का है। जब मन करता है मुझे अपना बॉस बना लेता है, फिर जब दिल करता है बॉस बनकर मुझ पर रोक जमाने लगता है। वेल, अब नेक्स्ट डे निशिंगवा उसी काम पर लग जाती है। कुछ दिनों से उस पर इस काम का काफी ज्यादा बर्डन था। बीतने में उनका सीनियर उन्हें बुलाने लगता है और उनसे कहने लगता है कि कैफेटेरिया के लिए फूड सिलेक्ट करने के लिए कंपटीशन हो रहा है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करने के लिए आएंगे। हर डिपार्टमेंट से 2-2 लोग जाएंगे और फिर खाना खाने के बाद उनका वोट कंसीडर होगा और हमारे डिपार्टमेंट से कौन लोग जाएंगे ये तो लकी ड्रॉ से ही पता चलेगा। यहाँ पर जितने लोग थे उतनी ही पर्चियां डाल दी थी, लेकिन 2 ही चिट्स थे जिनके ऊपर फूडी लिखा हुआ था। इतने में लिन यूसन भी आता है और कहता है कि मुझे भी शामिल करो ना इन सब में। और फिर एक ऐसा पर्सन था जिसके पास फूडी वाली पर्ची आई थी। इन दी एंड 2 ही लोग रह गए थे और 2 पर्चियां, लिन यूसन और निशिंगवा। की शुरुआत में हम देखते हैं में 2 ही लोग रह गए थे और 2 पर्चियां, लिन यूसन और निशिंगवांग। निशिंगवांग जब अपनी पर्ची खोलती है तो वो खाली थी, लेकिन उससे पहले ही लिन यूसन कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन निशिंगवांग, आप ही खाना खाने के लिए जा रही है। ये मेरी चिट तो ब्लैंक आई है। एक्चुअली जीता तो लिन यूसन था, लेकिन निशिंगवा की खुशी की खातिर अपनी विक्ट्री उसके नाम कर दी। अब ये भी उसके प्यार का एक अलग ही अंदाज था और इस पर निशिंगवांग काफी ब्लश करने लगती है। एंड देन फाइनली वो अपने एक कॉलीग के साथ खाना टेस्ट करने के लिए जाती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे और इन सबके ही वोट काउंट होने वाले थे। अब लिन यूसन तो बॉस था, ऑफ कोर्स वो बिना परमिशन के भी यहाँ पर आ सकता था। तो वो आ जाता है और निशिंगवांग को ज्वाइन कर लेता है और उसे कहता है कि वोट हम हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। अब ये लोग बैठ जाते हैं और बहुत मजे से खाना खाते हैं। निशिंगवांग जिसे वोट करने के लिए कह रही थी, लिन यूसन कहता है तुम चाहे जो मर्जी कर लो, ये चॉइस बहुत कम लोगों की होती है और इसमें तुम विनर होने वाली नहीं हो। एंड इन दी एंड ऐसा ही होता है। निशिंगवांग ने जिसे वोट किया था, जिसका खाना उसे पसंद आया था, वो हार चुका था। अब वो सैड सा फेस बनाती है तो लिन यूसन उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से सैड तो नहीं देख सकता, बट मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ कि तुम्हें हर रोज डिनर करवाने के लिए के अंडर ले जाऊंगा और वहाँ का पूरा मेन्यू तुम्हें टेस्ट कराऊंगा। अब ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वेल, अब काफी दिनों से उनकी कैफेटेरिया में एक लंबी लाइन लगी हुई होती है क्योंकि अब तो वहाँ पर बहुत ही टेस्टी किस्म का खाना मिलता था। लेकिन यिनजी कहती है कि निशिंगवांग, इतना अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है, दिन के टाइम पर तो तुम यहाँ पर नजर आती हो, लेकिन शाम के टाइम पर तुम अक्सर कहाँ चली जाती हो और कहाँ खाना खाती हो। अब वो क्या ही कह पाती कि वो लिन यूसन के साथ चली जाती है अपना वादा पूरा करवाने के लिए। वेल, इसके बाद एक तरफ इनकी कंपनी में चाइनीज न्यू ईयर की तैयारियां चल रही थी। एम्प्लॉयज को मिलने वाली लकी ड्रॉ में बहुत सारे गिफ्ट्स आ रही थी एंड दूसरी तरफ वो लोग अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही साथ काम भी ज्यादा कर रहे थे। थोड़े ही दिनों बाद उन्हें एक दूसरे शहर जाना था फ्लावर की फैक्ट्री का विजिट करने के लिए। अब निशिंगवांग लिन यूसन से ऐसे तो मिल लिया करती थी और ये दोनों इकट्ठे डिनर भी करते थे, लेकिन जब सबके बीच होती थी तो उसे बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती थी। अब एक बार मीटिंग के बाद लिन यूसन उसे पकड़ ही लेता है और उसे कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रुका हुआ हूँ, दुनिया के सामने कुछ नहीं बता सकता, वरना मैं तो अपने प्यार पर गर्व करता हूँ और मैं तो तुम्हें ओपनली सबके सामने परसीव करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी में डेटिंग के खिलाफ कोई भी रूल्स नहीं है। मैं पूरी दुनिया में ये ऐलान करके तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम शर्मिली ही बहुत हो, तुम्हें ऑकवर्ड फील ना हो इसीलिए पीछे हो जाता हूँ। और फिर इतने में यहाँ ऊपर से यिनजी आ जाती है। फाइल साइन करवाते ही वो शिंगवांग को साइड पर ले जाती है और उससे पूछने लगती है कि मेरी सच्ची फ्रेंड हो तो सच सच बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि लिन यूसन तुम्हें लाइक करता है, क्या उसने तुम्हें परसीव किया है क्या?
और इस बार निशिंगवांग के मन की बातें आ ही जाती है। वो सोचने लगती है कि प्यार एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है। मैंने भी तो प्यार किया था और खुल के उसका इजहार भी किया था। मेरे खिलाफ बातें भी बनी थी, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि मैंने जो किया था डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने किया था। और अब अगर वो भी ऐसा करना चाहता है, पूरी दुनिया के सामने मुझे परसीव करना चाहता है, तो ये स्टोरी भी मुझसे कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन मैं इसका दिल नहीं तोड़ूंगी। और फिर एंजी को बताती है कि हाँ ऐसा ही है, उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। एंड देन इसके बाद वो रात को लिन यूसन को मैसेज करती है। वो कुछ ऐसा मैसेज था जिसे पढ़ते ही लिन यूसन उसे तुरंत कॉल कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा है कि मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। वो बोलती है मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि तुम अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हो, तुम मुझे ओपनली परस्यू करना चाहते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कोशिश करके देख लो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या पता तुम मेरा दिल जीतने में कामयाब हो ही जाओ। लिन यूसन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि फाइनली कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। और फिर उसे कहता है कि ठीक है, फिर बिजनेस ट्रिप पर तुम ही मेरे साथ जा रही हो, मेरे असिस्टेंट बनकर फ्लाइट बुकिंग करवा लो। वेल अब ये लोग फ्लाई करके दूसरे सिटी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिन यूसन और निशिंगवांग के साथ 2 और कोलिग्स भी थे। वो लोग जाते हैं, पहले तो फैक्ट्री का विजिट करते हैं और सप्लायर से भी मीटिंग करते हैं, जिनके इनके साथ बहुत अच्छी ठीक ठाक मीटिंग भी हुई थी। और यहाँ पर इस सप्लायर को ये सुनकर बहुत अच्छी खुशी होती है कि मिस्टर मो आप लोगों के डिपार्टमेंट से निकाले जा चुके हैं ना। उसने काफी अरसे से सप्लायर्स को ब्लॉक करके अपने किक बैक वाले सप्लायर्स को रखा हुआ था। इसके बाद यहाँ से वापस जाते हुए सब लोग एक इवेंट में थे और इसी काम को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। इसके बाद निशिंगवान उससे बात करती है कि तुमने मुझे उस नया ऐप के बारे में नहीं बताया। लिन यूसन रिप्लाई करता है कि ओ सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, बताना भूल गया। और दोनों एम्प्लॉयज उनके दुकान ही खड़े हो जाते हैं कि ये दोनों किस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे दोनों कपल हो। पहले ये लोग अपने होटल पहुँचते हैं। यहाँ पर 2-2 लोगों को रूम शेयर करना था, गर्ल्स एक तरफ और बॉयज एक तरफ, और दोनों कमरों में एक फ्री का वाउचर भी मिला था स्पा के लिए। तो उसकी कॉलीग मिसेस चैन कहती है कि बॉयज अक्सर स्पा कराने का कोई शौक नहीं रखते, देखो अगर उनका वाउचर फ्री पड़ा हो तो दोनों जाते हैं। और यही बात वो मैसेज करके लिन यूसन से पूछती है। उसका रूममेट तो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये कहता है कि वाउचर को वेस्ट मत करो, तुरंत ही वहाँ जाओ। और फिर मैसेज करके शिगवान को बताता है कि वो तो मरा जा रहा है स्पा करवाने के लिए, उन दोनों को जाने दो, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो दोनों तो स्पा कराने के लिए जाते हैं और ये दोनों अपनी एंजॉयमेंट करवाने के लिए ये दोनों वहाँ की नाइट मार्केट एंजॉय करते हैं। और निशिंगवांग की फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वो नया फोन बाय करने के लिए जाती है। वहाँ की सेल्स गर्ल इसे कहने लगती है कि जैसा फोन आपके बॉयफ्रेंड के पास है, बिल्कुल वैसा ही पिंक कलर में हमारे पास पड़ा हुआ है, आप वही ले लो, आप दोनों मैचिंग लगोगे। वेल अब निशिंगवा भी वही फोन ले लेती है। अब ये फोन लेने के बाद जैसे इसमें एक ऐप इंस्टॉल करती है, तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट लिन यूसन की आती है उसे। वो कहता है मैं कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता था तुम्हारे इस नए फोन सेट के साथ। देन इसके बाद जैसे ये वापस आती है तो मिस चैन के लिए ये एक गिफ्ट लेकर आई थी और ये एक केक था। और ये कहने लगती है कि लिन यूसन को ये बहुत पसंद आया था। ये सुनकर मिस चैन कहने लगती है कि वैसे तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन डेट कर रहे हैं और कौन नहीं, लेकिन अंधे को भी नजर आ जाएगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। इसके साथ ही वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तुम्हें पता है पहले पिछली कंपनी में जहाँ पर मैं जॉब करती थी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड हर तरह से बिल्कुल क्लियर था, लेकिन कुछ लोग थे जो मेरे काम और मेरे प्रमोशन से मुझसे जेलस थे और उन्होंने मेरे खिलाफ एक साजिश रची थी, मुझे बदनाम कर दिया था मेरे पर्सनल मैटर्स और मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर। और इसी वजह से मैं वहाँ पर इतनी ह्यूमिलेटेड फील करती थी कि मैंने वहाँ पर जॉब ही छोड़ दी थी। और ये बात कहीं ना कहीं निशिंगवा को अपने साथ मैच होते हुए दिखाई दे रही थी। उसने भी कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन कैंपस में उसे लेकर कुछ इस तरह की बातें की गई थी कि वो ह्यूमिलेटेड फील करती थी और खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी। निशिंगवा को मिस चैन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उनसे कहती है मिस चैन आप फिक्र ना करे, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इसके बाद लोगों को उनकी लव लाइफ को लेकर उनके साथ ह्यूमिलेटेड ना किया जाए। मिस चैन कहने लगती है कि तुम तो नए नए काम पर आई हो पर ऐसे बोल रही हो जैसे तुम मेरी बॉस हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कंपनी के 50% शेयर इसी के पास है। शिगवान कहती है कि आपकी बात भी बिल्कुल सही है और वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर प्यार को इजहार करना चाहता है, मुझे लगता है कि उसे रोकना नहीं चाहिए। अब उसे काफी देर अपने दिल की बात करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि मैं ये क्या कह बैठी। कहती है कि मिस चैन मैं वाकई में लिन यूसन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, वो कहाँ इस पर एतबार करने वाली थी। यूसन तो सिर्फ उसे परसिव कर रहा था, इसने कहा उसे अभी तक यस कहा था, वो डेट नहीं कर रहे थे, अब ये उन्हें समझा नहीं सकती थी। वेल अब इन सबका बिजनेस ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा था और आज के दिन नाश्ते के बाद दोपहर को इनकी वापसी की फ्लाइट थी। लेकिन लिन यूसन निशिंगवा से कहने लगता है कि जैसे कि मिस चैन को हमारे बारे में पहले से ही कुछ न कुछ तो अंदाजा था, अंदाजा हो ही चुका है तो अच्छी बात है, मुझे कोई झूठे बहाने बनाने नहीं पड़ेंगे। अब ये दोनों जैसे ही आते हैं तो लिन यूसन उनसे बोलने
बोलने लगता है कि आप दोनों आज वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं और निशिगवान नहीं, क्योंकि मुझे निशिगवा के बारे में पता चला है कि इसे फ्लाइट से डर लगता है, तो हम ट्रेन पकड़ कर आएंगे। लेकिन ट्रेन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें पहुँचते पहुँचते 2 दिन लग जाएंगे। एक्चुअली वो इस जगह को अकेले अकेले ही निशिगवा के साथ एक्सप्लोर करना चाहता था। जाते ही ये कहती है कि फ्लाइट तो मैं जरूर पकड़ूंगी, ट्रेन का सफर मुझसे सहा नहीं जाएगा, ये बहुत लंबा है। हाँ, लेकिन आज की नहीं बल्कि कल की, और आज के दिन हम दोनों मिलकर पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम मेरा हैंडबैग भी पकड़ोगे और सारे खाने के बिल तुम ही पे करोगे। इसे तो यही चाहिए था। और इसके बाद ये दोनों जाते एक जगह पर शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर ये अपने फोन के लिए एक केसेस देखने लगती है, और यहीं पर लिनियसन को एक फोन केस बहुत पसंद आया था, लेकिन वो इतना क्विर्की सा था कि वो बॉस पर बिल्कुल सूट नहीं होता था। तो वो कहने लगता है कि आजकल मैं छुट्टी पर हूँ, तो ये 2 दिन मैं यही से वेकेशन पर यूज करूंगा। वेल, अपने एक प्रोजेक्ट के लिए निशिगवा को कुछ हेल्प चाहिए थी, तो ये यहाँ के कुछ लोगों के पास आती है जो उसे गार्डन की विजिट करवाते हैं, क्योंकि इसी तरह का प्रोजेक्ट उसे अपने एक प्लान पर इम्प्लीमेंट करना था। यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए वो अपने बैग में से कुछ निकालती है। वो ये देखकर वो एम्प्लॉय तो हैरान रह जाता है, ये तो तुम्हारा बॉस है ना, तो उसने तुम्हारा हैंडबैग क्यों उठाया है? तो निशिगवान कहती है कि ये प्रोजेक्ट उसका नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट के हेड मैं हूँ, तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट की बॉस मैं नहीं हो गई। वेल, अब वो एम्प्लॉय निशिगवा को इस प्रोजेक्ट की सारे डिटेल्स दे देता है। एंड देन इसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए थे, तो उसकी उस आदमी की कोलीग उसके पास आती है और उसे कहने लगती है, ये कैसा क्वेश्चन था, क्या तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा था कि लिनियसन ने उस लड़की का बैग क्यों पकड़ा हुआ था? तो वो बेवकूफ कहने लगता है कि हाँ, सोचने के बाद मुझे भी ये अंदाजा हुआ कि लिनियसन एक बहुत ही नाइस बॉस है। एक बार मैं भी अपने बॉस के साथ विजिट पर गया था, मेरे पास सामान ज्यादा था, मेरे बॉस ने भी मेरा बैग उठा लिया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इन शॉर्ट वो एक डम था, ये सारी बातें उसे कुछ समझ में नहीं आनी थी। अब इसके बाद लिनियसन और निशिगवान जाते हैं और इस शहर के सारे स्पेशलिटीज को चेक करते हैं, वहाँ का टेस्टी खाना खाते हैं, ट्रेडिशनल फूड्स जो सिर्फ वहाँ का है वहीं पर मिलता था, और वहाँ की नाइट मार्केट को भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर वो बहुत ही प्यारी प्यारी निशिगवान की फोटोज भी क्लिक कर रहा था, और हर कोई ये देखकर हैरान था कि इस लड़के के पास कैसा फोन कवर है। इनफैक्ट लिनियसन ने तो ये मैचिंग की हुई थी निशिगवान के फोन केस के साथ। बातों ही बातों में निशिगवान उसे अपने बचपन की बातें बताती है। बचपन में मैं कितनी शरारती हुआ करती थी। उसका चाइल्डहुड ज्यादातर अपने दादा दादी के साथ कंट्री विलेज में ही गुजरा था, क्योंकि उसके मॉम और डैड अपने बिजनेस को संभालने में और उसे एक्सप्लेन करने में ही बिजी थे। वेल, अब बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारने के बाद ये लोग वापस आते हैं अपने होटल के कमरे में। जाते हुए वो ये कहती है कि कल मैं दोपहर तक सोऊंगी, इसके बाद हम लोग रात की फ्लाइट पकड़ लेंगे। इसे उसके साथ टाइम गुजार कर बहुत मजा आया था। इतने में लिनियसन उसे मैसेज करके कह रहा था, कल मैं मॉर्निंग ही उठ जाऊंगा, तुम अच्छे से रेस्ट करना। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्रिपेयर किया है, लेकिन ये नहीं पता कि ये तुम्हारे काम आता है या नहीं। एक्चुअली इन दोनों की जो भी जगह विजिट करने की रह गई थी, वो वहाँ पर अकेले ही गया था, और वहाँ की सारी ट्रेडिशनल फूड थोड़ी इकट्ठी कर ली थी, और उसके फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लिए थे। और उसे कहता है कि मुझे पता चला कि तुम फ्लाइट से बहुत डरती हो, तो ये कुछ खाना है जो हम फ्लाइट्स पर ले जा सकते हैं, इससे तुम्हारा ध्यान भटका रहेगा और शायद तुम बेटर फील करोगी। अब रास्ते में थोड़ी बहुत टर्बुलेंस होती है, तो वो डर जाती है, बल्कि मरे फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो उसे शांत कराता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसका फेवरेट फूड देने लगता है। जिसके बाद उसे कहा था कि ये सारे गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेकर जाना, उन्हें पसंद आएंगे, और अगर तुम्हारा दिल जीतना है तो तुम्हारे फ्रेंड्स का तो पहले ही जीतना होगा। अब वो लोग वापस जा रहे थे, तो रास्ते में शांघाई भी, और यहाँ पर वो उसी टेम्पल में दोबारा विजिट करना चाहती थी, जहाँ पर उसने लिनियसन के लिए बद्दुआ की थी कि वो गायब हो जाए। और अब जाती है और विश करने लगती है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा निकला, सॉरी क्योंकि मैंने गलत विश मांग ली थी। अब मैं ये विश मांगना चाहती हूँ कि ये हमेशा खुश और सेफ और साउंड रहे, और मेरी लाइफ से कभी भी डिसअपियर ना रहे, बल्कि हमेशा मेरे इर्द गिर्द ही मौजूद हो। अब ये विश मांगते ही जैसे ही वो बाहर आती है, लिनियसन पूछता है ऐसा क्या इम्पोर्टेंट तुम्हें मांगना था? तो वो कहती है विशेष अगर बता दी जाए तो वो पूरी नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हमें हुआया बैंक को दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। इसके बारे में पिछली मीटिंग में क्रिस बहुत दबाव देकर कह रही थी कि ये बहुत फायदेमंद डील होगी, लेकिन इन दी एंड थोड़े दिनों बाद वो कंपनी अब डूब गई थी, और इनको भी डूबने से किसने बचाया था? वो जुआंगशु था, जिसने अपना एनालिस्ट दिया था, और रिस्क मैनेजर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने उनको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया था। अगर जुआंगशु इनको इतना अच्छा मशवरा ना देता, शायद आज वो लोग फायर हो चुके होते। अब ये सारा कुछ अंदाजा होने के बाद क्रिस को रियलाइज होता है कि जुआंगशु सच में कैपेबल है। ये उसके पास आकर उसे सॉरी करने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचा करती थी,
इनके बीच जो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता था, फाइनली पीसफुल हो जाते हैं और ये कहती है कि आज हमारी दोस्ती की शुरुआत इस तरह से होगी कि आज मैं सबको डिनर करवाऊंगी। अब ये 6 कॉलीग्स इकट्ठे हो जाते हैं और जाकर एक जगह पर डिनर भी करते हैं और साथ में ड्रिंक भी। यहाँ पर सबकी नजर में एक जुआंशु ही था जो हैंडसम भी था और सबसे ज्यादा कैपेबल भी। इतने में उसे एक कॉल आ जाती है और वो बोलने लगता है कि मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम सो जाओ। और सब सोचने लगते हैं कि ये अपने गर्लफ्रेंड को कह रहा है। सब पूछते हैं तो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ और ये मेरे भाई का कॉल था जो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए शंघाई आया है। इसके बाद जुआंशु जब घर पहुँचता है तो वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। अब तो ये उसकी आदत ही बन चुकी थी, लेट आना और ड्रंक होना। और ये गम था निशिगवा को रिजेक्ट करने का जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। टेबल पर उन लोगों की ग्रेजुएशन की एक फोटो पड़ी थी, वो उठाता है, फोटो को उठाता है और कहने लगता है कि तुम शंघाई में होती तो क्या तुम मेरी केयर करती, क्या तुम्हें फिक्र होती कि मैं इस तरह से ज्यादा ड्रिंक करता हूँ और घर लेट आता हूँ, मेरी केयर किया करती। फोटो में किसे देखकर बात किया करता था। पहले तो उसे लगता है कि रॉन्ग है, फिर उसे ख्याल आता है कि रॉन्ग तो शंघाई में ही है, फिर उसे समझ में आता है कि मेरा भाई रॉन्ग को नहीं बल्कि फोटो में निशिगवा को देख रहा है। दूसरी तरफ हमें निशिगवा को दिखाते हैं जो अपने प्रोजेक्ट पर एक प्रपोजल प्रिपेयर कर लिया था और उसी से रिलेटेड इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही थी। तो फाइनेंस और टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले भी वहाँ पर बैठे हुए थे। ये इसे कहता है कि तुम इस मीटिंग में आ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर बातों ही बातों में फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले इन्हें बताते हैं कि एक्चुअली युआंगचंग कंपनी आधे शेयर्स तो रखती है लेकिन अभी तक उन्होंने पेमेंट क्लियर नहीं किया। बहुत बार कहा है, अब भी अगर ना की तो उन्हें लीगल नोटिस भेज देंगे। एक्चुअली उसके डैड इस कंपनी से अपना हाथ उठाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था यहाँ पर मेरा ज्यादा फायदा नहीं है। अब ये बात जैसे निशिगवा को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। ये लोग तो नहीं जानते थे कि ये मिस्टर नी युआंगचंग की ही बेटी है। इसी बात को लेकर वो अपसेट थी और इसने में रुई से कॉल आती जो इसके साथ प्लानिंग कर रहा था न्यू ईयर पर मिलने की। चाइनीज न्यू ईयर पर इन लोगों ने कहीं स्कीइंग पर जाने का प्रोग्राम किया था और इसी के लिए इन लोगों ने चांगबाई माउंटेन को चूज किया था। थोड़े ही दिन रह गए थे छुट्टियों के लिए और ये सारे बहुत एक्साइटेड थे और इसी बारे में जियांग रुई अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर रहा था, वहाँ पर कौन सी जगह बेटर है और कौन सा फार्म हाउस अच्छा रहेगा। अब ये सारा कुछ ये ग्रुप में ही डिस्कस कर रहा था और यही पर जुआंगशु का भाई जुआंगफाई वो भी इसी ग्रुप में शामिल था। कि जुआंगशु के भाई को पता चल जाता है कि रुई अपनी फैमिली के साथ कहाँ जा रहा है। जैसे जुआंगशु घर वापस लौटता है तो वो अपने भाई से कहता है कि भाई आपके पास बहुत पैसा है ना, क्यों ना इस साल हम भी चाइनीज न्यू ईयर पर चांगबाई माउंटेन पर जाने का प्लान बनाएं। आपको तो पता है ना कि मॉम को स्नोफॉल देखने का कितना पसंद है। तो बस अब घूमते घुमाते निशिगवा के फैमिली का प्लान भी अब जुआंगशु के फैमिली का प्लान भी बन जाता है। अब दूसरी तरफ वाया बैंक में भी चाइनीज न्यू ईयर पर कहीं जाने का प्लान बना रहे थे। चांगबाई माउंटेन का प्लान तो एक वायरस ही बन गया था और वायरस बनकर वाया बैंक तक पहुंच जाता है। सब लोग प्लान कर रहे थे कि कोई थाईलैंड जाना चाहता था तो कोई यूरोप। ये सब लोग तो अपना अपना घूमने का प्लान बना रहे होते हैं, पर जब जुआंगशु बताता है कि वो चांगबाई माउंटेन जा रहा है अपने फैमिली के साथ तो वो सब कहने लगते हैं कि क्यों ना हम भी वहाँ पर चले। असल में क्रिस इस वेकेशन के दौरान जुआंगशु को और समझना और उसे जानना चाहती थी। क्रिस की फ्रेंड्स कलीग्स तो उसे पहले से जानते थे कि वो जुआंगशु को पसंद करती है, इसलिए ये दोनों भी जुआंगशु और क्रिस को करीब लाने के लिए चांगबाई माउंटेन को ही जाने के लिए हाँ कर देते हैं। इन सारे 6 लोगों का ग्रुप रेडी हो जाता है चांगबाई माउंटेन जाने के लिए। अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। सब में ज्यादा खुश तो क्रिस होती है जुआंगशु के साथ जाने के लिए। दूसरी तरफ निशिगवा चाइनीज न्यू ईयर के लिए ट्रक से सामान भेज देती है और साथ ही साथ ये भी उसी वैनी के साथ निकल जाते हैं और फिर वहाँ पर पहुंचकर अपने डेकोरेशन का काम कंप्लीट करने लगे। यहाँ पर सारे काम निशिगवा के अंडर में ही हो रहा था। अब उसी की एक एम्प्लॉय कॉरिडोर से बहुत सारा सामान लेकर जा रही होती है। अभी एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। अब पूरा सामान उस लड़के के ऊपर गिरने की वजह से उसका जैकेट खराब हो जाता है जो कि बहुत कॉस्टली था। अब इस बात को लेकर लड़का उस एम्प्लॉय के साथ लड़ने लगता है और उसका जैकेट डैमेज करने के पैसे मांगने लगता है। वो एम्प्लॉय तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, फिर भी वो उस लड़के को समझाती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। वो तो आवाज देते हुए सीधे सीधे चलते आ रही थी, बल्कि उल्टा वही उछल कूद करते हुए आ रहा था, इसलिए ये दोनों टकरा गए। फिर भी वो लड़का बदतमीजी कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। ऊपर से इस लड़के के फ्रेंड्स भी इस एम्प्लॉय को परेशान कर रहे थे। अब इतने में ही यहाँ पर निशिगवा आ जाती है जो कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करती है। अगर सीसीटीवी फुटेज में इनकी एम्प्लॉय की गलती निकलती है तो वो जैकेट के पैसे भरने के लिए रेडी है, लेकिन अगर इस लड़के की गलती निकली तो बदतमीजी करने के लिए हमारे एम्प्लॉय से माफी मांगेगा। अब इस लड़के को तो पता था कि गलती इसकी ही है क्योंकि वही इस एम्प्लॉय से टकराया, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज करने की मांग नहीं करता। एंड फिर इसके बाद ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर वो एम्प्लॉय निशिगवा को उसके लिए स्टैंड लेने के लिए
थैंक यू बोलती है। अगर वो उसके लिए खड़ी ना होती तो उसे इतनी कॉस्टली जैकेट के पैसे देने पड़ते। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये दूसरी लड़की नियान कौन है। निशिंगवा के डैड मिस्टर ने एक पावरफुल पर्सनालिटी थे। उनका एक फर्स्ट लव था उनके गांव की एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम चियान था और ये चियान की बेटी नियान थी और इसी नियान की मॉम ही थी वो चियान, जिसकी वजह से निशिंगवा के मॉम और डैड की डिवोर्स हुई थी। असल में ये तो बहुत ही चालाक लोमड़ी थी। मिस्टर नी के सामने तो बहुत ही सीधी सादी और मासूम बनती थी और उनके सारे बेनिफिट्स, उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, इन सब के फायदे अपनी बेटी को भी दिलवाती थी। असल में पर्दे के पीछे तो ये दोनों माँ बेटियाँ बहुत ही चालाक थी। वो अपनी बेटी को यही समझाती है कि निशिंगवा के सामने हमेशा खामोश रहना, क्योंकि मिस्टर नी उससे बहुत प्यार करते हैं और हमें उसके गुड बुक्स में ही रहना है और इन्हीं सब एडवांटेज की वजह से इसलिए ये हर जगह खुद को मिस्टर नी की बेटी बताती है। और मैं भी जिस ब्लाइंड डेट की बात डॉक्टर लेनियोसन से हुई थी, शायद ये वही लड़की तो नहीं थी। अब इस बात का क्लियरिटी तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। तो मिस्टर नी की बेटी बताती है, इस बात से अनजान तो मिस्टर नी भी है। अब जब निशिंगवा लेनियोसन से मिलती है तो ये जो भी मेस क्रिएट हुआ था उस बारे में उसे बताती है। तो वो कहता है तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया, तुम हो ही बहुत कैपेबल। तो ये कहती है कि जब भी तुम मेरी तारीफ करते हो तो उसके बाद तुम मुझे ओवर टाइम दे देते हो, लेकिन अब मुझे ओवर टाइम नहीं चाहिए, छुट्टियां आने वाली हैं। अब ये यहाँ पर उसे कुछ प्रिपरेशंस दिखा रही थी अपने फोन पर। न्यू ईयर के लिए इन्होंने डेकोरेशंस की थी और यही देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। ये दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। फाइनली उनके न्यू ईयर फेस्टिवल का दिन आ जाता है। आज इन सबको मिलकर डिनर करना था और कल से इनकी छुट्टियां स्टार्ट। अब यहाँ पर इनकी कंपनी में बहुत कुछ अरेंज किया हुआ था, कुछ ग्रैंड प्राइजेस भी थे और कुछ लोगों को पेड लीव्स भी मिलने वाली थी। एंड फिर लकी ड्रॉ के थ्रू कुछ लोगों को पेड लीव्स भी मिल जाती हैं। ये देखकर यहाँ पर हर कोई एक्साइटेड था कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन निशिंगवांग और उसके फ्रेंड्स के नाम कुछ भी नहीं निकलता। उनके हाथ लगता है सिर्फ 100 युआन। अब ये तीनों यहाँ सैड होकर जा रही थी कि लेनियोसन ने इतना कुछ निकाला, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब लेनियोसन यहाँ से जा रहा होता है तो इनसे पूछने लगता है कि क्या आप लोगों को लिफ्ट चाहिए, बट इंजी और उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि नहीं नहीं, हमने ज्यादा खा लिया है, हम तो वॉकिंग करते हुए जाएंगे, आप निशिंगवा को ले जाइए। इंजी हमेशा इन दोनों को एक साथ करने की कोशिश करती रहती है ताकि ये दोनों इकट्ठे बहुत सारा समय बिता सके। लेनियोसन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं से तुम्हारा नाम निकल के आए, बट क्या करूँ, आज तो तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। अब इतने में इसे एक जगह पर काफी ज्यादा डेकोरेशन दिखाई देता है, तो ये कहती है कि क्यों ना आगे हम वॉक करते हुए चले। तो इसकी हर एक बात मानता है और ये दोनों वॉक करते हुए चलते हैं। अब ये कहती है कि मेरे होम टाउन में भी एक ऐसी ही जगह है, अगर हो सके तो तुम अगले साल न्यू ईयर पर वहाँ पर आ जाना, तो मैं वहाँ की सैर कराऊंगी। और कहती है कि क्योंकि इस साल हमारा चांगबाई माउंटेन जाने का प्लान बना है, क्या तुमने कभी स्कीइंग की है? तो वो बताता है कि स्कीइंग और स्नोबोर्ड बहुत कुछ किया है, क्योंकि मेरी मॉम स्विट्जरलैंड में होती थी, हर साल चाइनीज न्यू ईयर वही मनाते थे, बट इस साल यहाँ मना रहे हैं। एक्चुअली उसके डैड तो काफी साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। अब उसकी मॉम की नया हस्बैंड और अपनी नई दुनिया थी। अब ये एक पॉइंट पर आकर यहाँ से चांद का नजारा देख रहे थे। लेनियोसन उसे बताता है कि मैं जिंदगी में बहुत जल्दबाज रहा था और बहुत सारी क्लासेस स्किप करके मैं जल्दी डॉक्टर बन गया था। हर चीज मैंने बहुत ही जल्दी अचीव कर ली है, लेकिन अब एक चीज धीरे धीरे करना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना और हर एक सेकंड में तुम्हें धीरे धीरे समझना। ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी फीलिंग है जो कि आजकल मैं जी रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय बाय कहने लगते हैं, क्योंकि आपके बाद हॉलीडेज के बाद ही इनकी मुलाकात होने वाली थी। एंड इसके बाद सबसे पहले निशिंगवान अपने दादा दादी के पास जाती है, एक दिन इनके साथ गुजारेगी और इसके बाद अपनी मॉम और अपने आंटी के साथ आगे स्कीइंग के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर उसके डैड भी मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन पता चलता है कि उसके डैड आंटी चियान और उसकी बेटी को भी साथ लेकर आ रहे हैं, उन्हें लिफ्ट दिए और उन्हें उनके घर तक ड्रॉप कर रहे हैं। इनको फोन के पीछे से उनकी आवाजें आ रही थी। अब उस औरत और उसकी बेटी की आवाज सुनकर मम्मी गुस्सा करके कहती है कि अब आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और फिर नाराजगी में ही अपने बेटे का आने का इंतजार किए बगैर ही ये खाना शुरू करते हैं। पता चलता है कि मॉम पहले से ही इसके बहुत खिलाफ थी। आंटी चियान से उसके डैड की शादी होने ही नहीं दी थी, क्योंकि चियान एक बहुत ही चालाक औरत थी और इसी के साथ साथ चियान के डैड भी एक नंबर के चोर थे। उन्हें लगता था कि बाप बेटी दोनों एक जैसे होंगे और दादी तो बिल्कुल ठीक थी इस बात पर, लेकिन उसके डैड क्या करते, उसके डैड की आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। इतने साल शादी के बाद भी पहला प्यार जाग उठा और अब दोबारा से वो आंटी चियान के पीछे चक्कर काट रहे थे। अब वो आते और किसी तरह से मॉम से माफी मांगते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। बस चाइनीज न्यू ईयर का दिन था, फेस्टिवल का दिन था, तो वो बेटे को माफ कर दी और खाना खाने की इजाजत देती है। अब फिर ये निशिंगवा से कहने
लगते हैं कि जहाँ पर तुम काम करती हो मुझे तो वो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम इसे छोड़ो और वापस आ जाओ। जैसे इन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी चांगबाई माउंटेन जा रही है अपनी मॉम के साथ, उनकी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। ये सुनते ही डैड हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी ने तो मुझे बताया ही नहीं और ना ही मुझे इनवाइट कर रही है। शिगवान तो अपने डैड को पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है क्योंकि वो अभी भी उस औरत और उसकी बेटी के साथ आ रहे थे और ना ही डैड ने चाइनीज न्यू ईयर पर निशिंगवा से बात की। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।